वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए। हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की हुई थी। उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 16, तुगलक काल, जिसकी समय सीमा है 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था खिलजी वंश, तो इस लेक्चर में हम उससे आगे पढ़ेंगे तुगलक काल। तो खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के जो शासक थे, दिल्ली सल्तनत का विस्तार इन्होंने भी खिलजी की तरह सुदूर दक्षिण तक कर दिया था। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के कार्यों जैसे कि सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण में विशेष ध्यान दिया। तो जो इनका संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश का जो प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी उसको त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए जो टैक्स होता था कर, उसको कम कर दिया। साथ ही कृषि को प्रोत्साहन भी इन्होंने दिया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, 1325 ईस्वी से 1391 ईस्वी तक इनका शासन रहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक कौन था। इन्हें दिल्ली सुल्तान का सबसे विद्वान सुल्तान कहा माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में एक जो मोरक्को का जो यात्री था इब्ने बतूता भारत आया था। इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक रोहेला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। तो इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। और इनकी पुस्तक का नाम था रोहेला। मोहम्मद बिन तुगलक को निरंकुश शासक भी माना जाता था, यानी कि तानाशाह भी माना जाता था। मोहम्मद तुगलक की कुछ योजनाएं थी। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई, जिससे आर्थिक सुधार हो, यानी कि जिससे आर्थिक सुधार हो उसके राज्य में। उसने काफी योजनाएं चलाई। सुल्तान के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं थी वो असफल रही, क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया था। तो जो उसकी योजनाएं थी वो क्या रही? वो अनसक्सेसफुल रही। रीजन उसका ये रहा कि उसने उनको सही तरीके से लागू यानी कि अप्लाई नहीं किया था अपने राज्य में। उसकी जो योजनाएं थी वो निम्न थी। दोआब में कर वृद्धि। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियां कौन कौन सी हैं? वो गंगा और यमुना। जैसे कि पहले हम पंजाब कहते थे, पंजाब का मतलब है 5 नदियों का क्षेत्र, तो इसलिए उसे पंजाब कहते थे। 5 नदियां कौन कौन सी थी? वो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इसलिए उसे क्या कहते थे? पंजाब कहते थे। ऐसे ही अब ये दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। राज्य की आय यानी कि राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? गंगा एवं यमुना, गंगा यमुना यानी कि जो दोआब क्षेत्र की बात हो रही है, को समृद्ध एवं उर्वरक भूमि, जो दोआब मैंने बताया ना, दो नदियों के बीच का जगह क्या कहते हैं? दोआब में उसने कर बढ़ाने का प्रयोग किया, यानी कि वहां पर उसने टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ? वहां पर जब उसने टैक्स लगाया, अचानक ही वहां पर क्या हो गया? वहां पर भयानक अकाल पड़ गया। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो निरंकुश शासक था, तो अधिकारी उससे डर गए। तो डर की वजह से उन्होंने क्या किया? सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी। तो जब उन्होंने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी तो वहां पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से जो वहां के नागरिक थे वो अपना घर बार छोड़कर जंगलों में भाग गए। उन्हें डर था कहीं सुल्तान उन्हें टैक्स के चक्कर में मरवा ना दे। तो इसलिए सुल्तान को उनके जो शासक थे, जो उसके अधिकारी थे, उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी।
बाद में सुल्तान को इस बात का जब पता चला कि वहां पर ऐसे अकाल पड़ा है और फिर भी वहां से टैक्स लिया जा रहा था, तो उसने राहत के लिए क्या किया, बीज एवं ऋण की व्यवस्था की, यानी कि उसने उनको लोन भी प्रोवाइड कराया, जैसे कि हमारे यहाँ आज के डेट में किसान लोन वगैरह चलते हैं। तो ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पे बीज एवं ऋण की व्यवस्था भी की। किंतु तब तक क्या हो चुका था, बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था, नुकसान हो चुका था। तो जो सुल्तान की वो कर बढ़ाने की जो योजना थी वो असफल हो गई दो आब क्षेत्रों में। उसकी जो दूसरी नीति थी वो थी राजधानी परिवर्तन। अब राजधानी परिवर्तन क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह क्या किया, दक्षिण में अपना परचम लहरा दिया। और जब उसने दक्षिण में अपना परचम लहरा दिया तो उसने क्या किया, अब अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित करने की योजना बनाई। जब उसने दक्षिण में अपना परचम फैला दिया तो मालाबार यानी कि जो केरल वाला इलाका था, केवल ये वाला छोड़कर बाकी जो दक्षिण का पठार है ये सब उसके राज्य से जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण को चलाने के लिए अब क्या था, एक द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई, यानी कि सेकंड राजधानी की योजना बनाई गई। तो दिल्ली से दौलताबाद, सुल्तान ने क्या किया, दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी स्थानांतरित की थी, तो कौन था वो, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, उनको सुविधाएं दी लोगों को और उन्हें दौलताबाद जाने के लिए कहा। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, बहुत सारे कष्ट आए, क्योंकि रास्ते में क्या पड़ती थी, रास्ते में विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस पड़ती थी, तो उन्हें पार करना काफी मुश्किल था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया कि उन्हें सरकारी खजाने के खर्चे पर दौलताबाद शिफ्ट होने के लिए कहा। तो जो दौलताबाद की जलवायु थी वो दिल्ली वासियों को रास नहीं आई, क्योंकि वहां की जलवायु कैसी होती है, दक्षिण की गर्म होती है। तो दक्षिण का रहन सहन, खान पान और वेशभूषा तथा मौसम आदि भी दिल्ली से काफी भिन्न था। इस वजह से वो वहां जाकर क्या हो गए, वो वहां जाकर बीमार पड़ने लगे और उन्हें वहां का जलवायु रास नहीं आई। तो करीब 2 वर्ष के बाद सुल्तान को यह एहसास हुआ कि दिल्ली की जैसे दिल्ली से दक्षिण का शासन नहीं संभाला जा सकता, वैसे ही दक्षिण से दिल्ली का शासन भी नहीं संभाला जा सकता। तो उसने क्या किया, दौलताबाद छोड़ने का निर्णय कर लिया। तो 2 वर्ष के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद छोड़ दिया। इस प्रकार सुल्तान की जो द्वितीय राजधानी की परिवर्तन की योजना थी वो भी असफल हो गई। तो पहली कौन सी थी, दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाने वाली, और दूसरी थी द्वितीय राजधानी जो उसने दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया था। ये दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद जब दिल्ली में भीषण गर्मी आती थी तो वो शिमला चले जाते थे और वहीं से ही अपना सारा काम वाम देखते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह अंग्रेजों ने भी 2 राजधानी की नीति अपनाई थी, लेकिन उनकी सफल हो गई थी, लेकिन तुगलक की सफल नहीं हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी जो योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो सांकेतिक मुद्रा थी वो किसने चलाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई उस समय क्या था कि जो विश्व में चांदी उत्पादन में काफी कमी आ गई थी, तो सुल्तान ने क्या किया, चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य क्या था, चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर ही रखा गया। यानी कि उसने क्या किया, चांदी के सिक्कों की जगह जो मिश्र धातु होती है उस पे उसने क्या किया, उनकी ये टकसाल में उसने कॉइन्स बनवाए, और लेकिन और ये केवल सांकेतिक मुद्रा, यानी कि जो इनकी कीमत होती थी वो चांदी के मुद्रों की कीमत के बराबर ही होती थी। अब क्या हुआ कि सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही, जैसे कि हमारे देश में क्या होता है कि ओरिजिनल से पहले क्या आ जाता है, डुप्लीकेट माल आ जाता है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि जाली सिक्के बनने लगे काफी मात्रा में। तो इससे क्या हुआ, जो विदेशी थे उन्होंने जो क्या किया, सिक्कों को लेना बंद कर दिया। तो अब क्या होने लगा,
भारत से चांदी यानी कि यहाँ से बड़ी मात्रा में क्या होने लगी, वो बाहर जाने लगी। कारण उसका क्या था, क्योंकि यहाँ पर फेक कॉइन्स बनने लगे थे। तो सुल्तान ने क्या किया, सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। जब उसे लगा कि इसमें तो जालसाजी हो रही है, तो उसने क्या किया, ये सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से जो चांदी के सिक्के दिए गए, तो क्या हुआ, राजकोष और भी खाली हो गया। तो जो ये सिक्के बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसे बोलते हैं टकसाल, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मिंट। भारत में कहां पर है, एक नोएडा के अंदर है और एक नासिक के अंदर है। सांकेतिक मुद्रा जो वो मिश्रित धातु थी, मिश्रित धातु कौन सी होती है, कॉपर और पीतल की, यानी कि पीतल एवं तांबे की मिश्रित धातुओं से सिक्के बनाए गए थे। और इन पर क्या था, इन पर कोई भी राज चिन्ह अंकित नहीं था। अगर इन पे कोई राज चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति ना आती जाली सिक्कों की। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी ये सांकेतिक मुद्रा की योजना भी असफल हो गई। तो तुगलक बिन मोहम्मद बिन तुगलक की तीन योजनाएं जो मेन योजनाएं थी, दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाने की, दूसरी थी उसकी दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट करने की, और तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा की। ये तीनों की तीनों उसकी क्या हो गई, फेल हो गई। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से काफी परेशान हो चुका था, यानी कि उसके शासन में काफी विद्रोह होने लगे थे। उत्तर में भी होने लगे थे और दक्षिण में भी विद्रोह शुरू हो गए थे। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण ना रख सका वो, यानी कि उसके शासनकाल में क्या थी, एक देश एक भारत वाली नीति उसने अपना रखी थी। तो केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण स्वयं दोनों स्थानों पर वो पूर्ण नियंत्रण ना रख सका, यानी कि वो क्या था, एक निरंकुश शासक था, यानी कि तानाशाह बनना चाह रहा था। दक्षिण में दो नए राज्य यानी कि विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य का भी उदय हो चुका था। और उधर पूर्व में बंगाल, पूर्व में क्या पड़ता है, ये जो बंगाल पड़ता है, ये भी क्या हो गया था, ये स्वतंत्र हो गया था, यानी कि ये फ्री हो चुका था इसके किंगडम से। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा, यानी कि उसके शासनकाल में बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगे थे। उत्तर में अलग विद्रोह हो रहे, दक्षिण में अलग विद्रोह हो रहे। कारण क्या था उसका, उसने केंद्रीय शासन प्रणाली अपनाई हुई थी, यानी और उसे केंद्र से दोनों, यानी कि दिल्ली बीच में पड़ता है, तो ना तो वो उत्तर पर ही सही तरीके शासन कर पा रहा था और ना ही दक्षिण पर कर पा रहा था। तो इस तरीके से, और दो नए राज्य, जो नए राज्य थे उनका विस्तार भी हो गया था, वे उदय हो चुके थे। कौन कौन से, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य। और पूर्व में बंगाल भी स्वतंत्र हो चुका था और अंतिम 16 वर्ष में वो इधर से उधर भागता फिर रहा था। जो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये सिंध वाला, यहाँ पर भी विद्रोह के समय क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1391 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा कि ये दिल्ली का सबसे विद्वान शासक माना जाता था और इसने दोआब में करनीति अपनाई। दौलताबाद इसने अपनी राजधानी शिफ्ट करी और इसने क्या किया, दौलताबाद शिफ्ट करने के बाद वहां भी इसको असफलता ही हासिल लगी और इसने सांकेतिक सिक्के भी चलाए, वो भी फेल हो गए। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का समय आता है 1391 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। 1391 ईस्वी में 51 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसका एक चचेरा भाई होता था फिरोज शाह तुगलक, इसको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। सुल्तान के लिए पहली समस्या तो यही थी कि वो विद्रोह को कैसे शांत करे, साम्राज्य का विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीर, जो अमीर मैंने बताया था सरदारों का ग्रुप होता था, और उलेमा वर्ग जो धार्मिक गुरु होते थे इस्लाम के, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमानुसार उसने क्या किया, अपना राज्य पर उसका प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया, यानी कि उसने कोई भी आक्रमण नहीं किए, बस केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए ही उसने युद्ध किए। उसको शासन जन कल्याणकारी कार्यों के लिए वो काफी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शासनकाल जन कल्याणकारी के लिए कौन सा, सल्तनत काल का कौन सा शासक मशहूर है, तो वो फिरोज शाह तुगलक था।
कृषि सिंचाई हेतु उसने काफी लोक हित के कार्य भी किए। उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे कि यमुना नहर, सतलज नहर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है स्टेट एग्जाम में कि जो ये यमुना और सतलज नहर के लिए सिंचाई के लिए जो नहरों का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नगरों की भी स्थापना की। उनमें से कुछ ये हैं: जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, फिरोजपुर और फिरोजाबाद। ये 3 शहर थे, ये फिरोज फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। उसने एक दीवाने खैरात यानी कि एक दीवाने खैरात विभाग की भी स्थापना की थी। इसमें क्या होता था, जैसे कि अभी हमारे जो एक अभिनेता है अक्षय कुमार, उन्होंने हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाई हुई है कि आप उसमें कुछ डोनेट करें। तो इस तरीके से उसने भी एक दीवाने खैरात विभाग बनाया हुआ था। जो भी इसमें डोनेशन आती थी उसका जो पैसा था विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए, आर्थिक सहायता के लिए वो किया जाता था। बेरोजगार जो लोग होते थे नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित भी किया। तो जो फिरोज शाह तुगलक था ये काफी उदार शासक था। इसने बहुत सारे जनहित में कार्य किए, जैसे कि यमुना नहर का बनाना, सतलज नहर का, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद सिटी बनाई इसने, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करी और बेरोजगारों के लिए एक रोजगार कार्यालय भी स्थापित किया। पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा दी जाने वाली जो कठोर यातनाएं थी उसको इसने बंद कर दिया और लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज तुगलक को हमेशा याद किया जाएगा। ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है जो दिल्ली के अंदर है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में है। फिरोज तुगलक ने क्या किया, अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। उसमें से उसने एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। उसका राजमहल का परिसर यानी कि फिरोज शाह कोटला में उसने क्या किया, ये जिसका ये फिरोज शाह कोटला दुर्ग है, ये इसने इसमें अपने राज परिसर में अशोक के स्तंभ को लगवाया। एक फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसका कुछ साल पहले नाम बदलकर हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है। अरुण जेटली जी के नाम पर उसका नाम चेंज कर दिया है, जो दिल्ली के अंदर है। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिसम ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो ये अशोक स्तंभ पर ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और सर्वप्रथम इसको किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसम ने इसको पढ़ा था। स्वच्छता के 7 आयाम यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने स्वच्छता में भी काफी काम किया, जैसे कि मानव मल का यानी कि जो मानव मल होता है उसको सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने का पानी का रख रखाव, घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट यानी कि जो डस्टबिन होता है उसको सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी और ग्रामीण स्वच्छता। जैसे कि आज की डेट में हमारे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। नंबर 1 सिटी कौन सी है स्वच्छता अभियान में? इंदौर और सूरत ने भी इस साल दोनों ने एक साथ नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। और नंबर 1 स्टेट किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। तुगलक वंश, तो इस लेक्चर में हमने तुगलक वंश कवर किया है, जिसकी समय सीमा है 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। इसका जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसकी समय सीमा है 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको सबसे विद्वान शासक माना जाता है सल्तनत काल का। वो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा। इसने दोआब में कर नीति अपनाई और अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी और इसने सांकेतिक सिक्के भी चलाए थे, लेकिन इसकी तीनों की तीनों योजनाएं असफल हो गई। उसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, जो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक बना। इसने सिंचाई के लिए सतलज और यमुना नहर का इसने निर्माण कराया और इसने क्या किया, 2 स्तंभों को अपने फिरोज शाह तुगलक दुर्ग में लगवाया, जिसकी जो ब्राह्मी लिपि थी वो जेम्स प्रिसम ने पढ़ी थी। इसने बहुत सारे समाज कल्याण के काम भी किए। फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नसरुद्दीन महमूद था, जो 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश पर उसने सुल्तान ने शासन किया। होमवर्क है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दौलताबाद राजधानी किस शासक ने स्थापित की? यमुना सतलज नहर सिंचाई के लिए किस शासक ने शुरू कराई? और फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।